नमस्कार साथियों, आज हम लोग यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट साइंस को हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो जीएस जीके की क्लासेस होंगी जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट साइंस को पढ़ेंगे और आने वाली आगामी एग्जाम आपकी जो टीचर भर्ती है आपकी सुपर टेट, उसके भी प्रश्नों का बहुत ही अच्छा कंटेंट यहाँ से मिलने वाला है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर लर्निंग व्हील पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूपी टेट और सुपर टेट सभी विषयों की अच्छे से एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जाती है। और सबसे खास बात है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब्जेक्ट में उनका पूरा पूरा कह सकते हैं सारे प्रश्न आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सभी मिलेंगे। तो आज एक स्पेशल टॉपिक में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग एनवायरनमेंट की एक अच्छी क्लास जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल को। तो आइए दोस्तों समझते हैं वायुमंडल क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न एग्जाम के लिए बन सकते हैं आपके यूपी टेट के लिए। तो दोस्तों वायुमंडल जो आपका है, आप जानते हो सभी जीव धरती पर किस मंडल में रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्या, जीव मंडल। जीव मंडल को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको कहा जाता है बायोस्फीयर। क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर। जो जीव मंडल है हमारा वो 3 मंडलों से मिलकर बना है दोस्तों। वो 3 मंडल आपके कौन से हैं आपको जानना है। 3 मंडल हमारा, जिसमें आपका स्थल मंडल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर, और आपका जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा महत्वपूर्ण मंडल जिसे हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का आवरण है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण गैसें हैं और ये कितनी परतों से मिलकर वायुमंडल बना है। तो जीव मंडल की अगर बात करें तो जीव मंडल क्या है, जहां तक जीवन है, चाहे वो समुद्र की गहराई में जीवन हो या वायुमंडल की ऊंचाई पर जीवन हो। तो आपको पता है कि ऊंचाई पर अगर बात करते हैं लगभग अर्थ लेवल यानी स्थल मंडल से 14 किलोमीटर का क्षेत्र है, वहां तक जीव जंतु पाए जाते हैं। और समुद्र की अगर बात करें तो 8 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु, चाहे वो छोटे जीव जंतु हो या बड़े जीव जंतु हो। तो समुद्री जीव हमारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। वो किसका हिस्सा है, तो जलमंडल का हिस्सा है। और स्थल मंडल जिस पर हम सब लोग रहते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल की संरचना संताप मंडल, आपके स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल से हमारा क्या बनता है, जीव मंडल, और जिसमें क्या है, जीवन। तो जीवन की जितनी भी संभावनाएं जिस अर्थ प्लेनेट पर हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, जीव मंडल कह सकते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा क्या है, वायुमंडल। तो आइए समझते हैं हमारा वायुमंडल कितने परतों में डिवाइड है। तो देखिए वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं उनको समझते हैं। देखिए वायुमंडल की अगर बात करें तो थोड़ा एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए आप वायुमंडल में मुख्य जो परतें हैं उनकी बात करते हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं सबसे वायुमंडल में जो आपकी पहली परत है, यानी आपकी पृथ्वी के चारों ओर जो पहला आवरण है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसी क्षोभ मंडल को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर कौन सा रीजन होता है, वह रीजन होता है जिसमें कोई मतलब जीव जंतु हम लोग रहते हैं, और वो हमारा कौन सा मंडल है, तो ये क्षोभ मंडल है। दूसरे मंडल की बात करें तो दूसरी वायुमंडल की जो परत होती है उसे बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप मंडल। बहुत ही महत्वपूर्ण वायुमंडल की परतें हैं। ये दूसरी परत है वायुमंडल की जिसे असमताप मंडल कहा जाता है। इसी को एक और नाम से जाना जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि कोई ना कोई यूपी टेट से यहाँ से एग्जाम के लिए प्रश्न बनता ही बनता है। दूसरा तीसरी जो लेयर होती है वायुमंडल की उसे बोलते हैं मध्यमंडल। क्या बोलते हैं, मध्यमंडल बोलते हैं। और मध्यमंडल को क्या कहा जाता है, मीजोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीजोस्फीयर। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, मीजोस्फीयर जो आपका है वो वायुमंडल की तीसरी महत्वपूर्ण परत होती है। और चौथी अगर बात करें तो ये आप कहा जाता है आयन मंडल। कौन सी परत, आयन मंडल आता है। और ये हमारे मतलब वायुमंडल की कैसी परत है, तो ये चौथी परत है जिसे हम लोग आयनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर बोलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से भी बनेगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा अगला मंडल है जिससे हम क्या कह सकते हैं, बहिर्मंडल। क्या बोलेंगे? बहिर्मंडल। और बहिर्मंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा इग्जोस्फीयर के नाम से। किस नाम से? इग्जोस्फीयर के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से भी बनते हैं एग्जाम के लिए। तो हमारी 4 महत्वपूर्ण परतें कौन कौन सी हैं वायुमंडल की? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और हमारा बहिर्मंडल। अगर बात कर लेते हैं, हमारा मान लो अर्थ प्लेनेट है, यानी पृथ्वी जो ग्रह है हमारा, वो किस मंडल का हिस्सा है? तो वो हमारा हिस्सा है, शुरुआती जो हिस्सा है वो हमारा क्षोभमंडल है। 0 से लेकर 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? हमारा क्षोभमंडल कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। इसका एक और नाम संवहन मंडल और भी इसको कहा जाता है। संवहन मंडल, याद रखना दोस्तों, संवहन मंडल किसे कहा जाता है? तो ये क्षोभमंडल को ही कहा जाता है संवहन मंडल। अब देखिए यहाँ की विशेषताएं क्या और खास क्या है। आप समझते हो, अर्थ जो हमारा है और अर्थ के ऊपर जो पहली परत वायुमंडल की होती है उसे बोलते हैं क्षोभमंडल। और यहाँ पर मौसम संबंधित सभी क्रियाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि मौसम संबंधित क्रियाएं वायुमंडल के किस परत में होती हैं, किस लेयर में होती हैं। तो मौसम संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं दोस्तों, वो अच्छे से याद रखना, ये हमारी घटित होती हैं आपके क्षोभमंडल में, जिसे बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। अब मौसम संबंधित क्रियाएं कौन सी हैं? बादलों का बनना, वर्षा जैसे हो गया ये फैक्टर, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट आंधी हो गया, तूफान, ये सब मौसम संबंधित क्रियाएं, आंधी, तूफान। और साथ ही आप जानते होंगे बिजली का कड़कना। बिजली का कड़कना ये कौन सी क्रिया है? बिजली का कड़कना, ये हमारी मौसम संबंधित प्रक्रिया है। तो बादलों और बादल हो गया, वर्षा, सॉरी यहाँ गलत लिख गया, बादल वर्षा हो गया दूसरा फैक्ट आपका मुख्य, आंधी तूफान और बिजली का कड़कना। ओलों का पड़ना, ओले ये कहाँ गिरते हैं? तो मौसम संबंधित क्रियाएं, कोहरा हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? मौसम संबंधित क्रियाएं हैं। इसीलिए इसी मंडल को क्या कहा जाता है? परिवर्तन मंडल कहा जाता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है कि वायुमंडल के किस क्षेत्र को परिवर्तन मंडल बोलते हैं? परिवर्तन मंडल। तो दोस्तों आप जानते हो इस मंडल में सर्वाधिक क्या होते हैं? चेंज होते हैं। यानी कहने का मतलब वो कौन सा मंडल है जिसमें सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं? वो हमारा वायुमंडल है। अब आपको पता है कि जो पृथ्वी के ऊपर सबसे गैसीय आवरण है, तो गैसीय आवरण मुख्यतः क्या है? वायुमंडल में गैसीय आवरण है। तो यहाँ पर भारी गैसें, जैसे आपका CO2 हो गया, NO2 हो गया, ये और NO3 हो गया, SO2 गैसें, ये जो गैसें हैं, कहने का मतलब ये हमारे क्षोभमंडल में ज्यादा मुख्यतः पाई जाती है। लेकिन आप जानते हो हम सभी जीव जंतु पेड़ पौधे क्या लेते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। तो ऑक्सीजन भी पाया जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस भी पाई जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है आपका। ठीक, तो कई बार प्रश्न ये भी पूछता है एग्जाम की वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने % है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर 21% क्या है? हमारा ऑक्सीजन मौजूद है। कहाँ? क्षोभमंडल में। नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक 78.0841% सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? तो हमारी नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल के क्षोभमंडल में मौजूद है, नाइट्रोजन। और आप जानते हो CO2 की अगर बात करें तो वायुमंडल में कितने % मौजूद है? तो इसको याद रखिए 0.03%। आप जानते हो कि पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और जबकि हम प्राणी जो भी जंतु हैं वो क्या लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं मेजरली। ठीक, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है, ध्रुवों पर मतलब कितने किलोमीटर तक क्षोभमंडल पाया जाता है? अगर ध्रुवों की बात करें तो पृथ्वी के ध्रुव में जो 8 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, कितना दोस्तों? 8 किलोमीटर ऊंचाई तक हमारा जो है वो क्षोभमंडल है। जबकि अगर पृथ्वी के उसकी बात करें, किसकी? तो भूमध्य जो रेखा आपकी है, पृथ्वी का बीचों बीच एरिया है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा बोलते हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई लगभग कितने किलोमीटर पाई जाती है? 18 किलोमीटर तक का क्या क्षेत्र है? तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई होती है, किसकी? आपके क्षोभमंडल की। और जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। आप जैसे जैसे आप जानते हो ऊपर की ओर जाते हैं क्षोभमंडल में, तो हमारा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है। क्या होता है? कहने का मतलब टेम्परेचर नहीं, सॉरी, यहाँ पर टेम्परेचर क्षोभमंडल में ऊपर जाने पर टेम्परेचर धीरे धीरे कैसा होने लगता है? तो घटने लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं
वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये समताप मंडल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर को आप लोग जानते होंगे, इसको एक और नाम से कहा जाता है, इसे ओजोन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई बार प्रश्न बना है कि ओजोन मंडल या किसे कहा जाता है, तो समताप मंडल को ही क्या बोलते हैं, ओजोन मंडल। ये भी याद रखना। तो ओजोन मंडल हमारा क्या है, समताप मंडल जो हमारा है वही हमारा क्या है, ओजोन मंडल। अब जानते हो 20 किलोमीटर से ये लगभग 60 किलोमीटर तक का क्षेत्र, तो लगभग लगभग 50 किलोमीटर आपकी जो दूरी है वो किस मंडल की है, तो ओजोन मंडल की मतलब कह सकते हैं ऊंचाई है। और यहाँ पर सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो O3 गैस है, ओजोन जो गैस है O3, इसकी मतलब एक मोटी परत पाई जाती है किस मंडल में, तो समताप मंडल में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो समताप मंडल है उसमें मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको याद रखना है एक ओजोन का मोटा आवरण या गैसीय आवरण पाया जाता है, वो लगभग आपका 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। ठीक, आप ये भी जानिए कि आपकी जो वायु आपका क्षोभ मंडल है उसके ऊपर जो दूरी आपकी आगे की दूरी जो होती है लगभग 20 से 60 किलोमीटर का क्षेत्र है, एक सघन आवरण है जिसको बोलते हैं O3। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा ओजोन का सघन आवरण कहां से शुरू होता है, तो याद रखिए लगभग 20 से 35 किलोमीटर का क्षेत्र, 20 से 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ओजोन का, आप वायुमंडल में ऊपर की ओर देखते हैं तो सबसे सघन ओजोन लेयर यहीं पाई जाती है। सघन ओजोन लेयर, सघन ओजोन की परत कहां पर है, तो ये सघन ओजोन की परत आपकी 20 से 35 किलोमीटर का सबसे मोटा आवरण होता है किसका, ओजोन का। आप जानते हो ओजोन की परत है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन शील्ड के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओजोन शील्ड क्या है, तो ओजोन हमारी पृथ्वी का क्या है, सुरक्षा कवच है। क्या है, हमारी पृथ्वी किससे सुरक्षित है, तो सुरक्षा कवच हमारा क्या है, ओजोन परत को हम सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं, या इसे अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, ओजोन शील्ड कहा जाता है। ये हमारी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है दोस्तों, अल्ट्रावायलेट को रोकती है। तो ओजोन शील्ड किन किरणों को रोकता है, तो याद रखिए अल्ट्रावायलेट रे, जिन्हें हम पराबैंगनी किरण बोलते हैं। तो पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत वायुमंडल की रोकती है, वो याद रखना, वो हमारा क्या है, समताप मंडल। तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए कौन सी पृथ्वी की परत में कौन सी परत है, तो समताप मंडल का जो ओजोन क्षेत्र है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात जाने की सघन क्षेत्र क्या है, तो 20 से 35 किलोमीटर का हमारा सघन क्षेत्र होता है किसका, ओजोन परत का। अब इसी ओजोन जो ओजोन की परत है वो किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। इसी को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। किसे, समताप मंडल को किस और नाम से जाना जाता है, तो आपको कहा जाता है ओजोन मंडल। क्या कहा जाता है, ओजोन मंडल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आखिर हमारी पृथ्वी पर जो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैसें हैं वो कौन सी है, यहाँ पर एग्जाम के लिए प्रश्न बनता है। तो आप जानते हो सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली जो आपकी जो गैस है ये हमारा क्या है, CFC, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन किन चीजों में होता है, तो आप याद रखिए घर में हम जो लोग AC प्रयोग करते हैं और आप फ्रिज जो प्रयोग करते हो, फ्रिज में एक गैस पाई जाती है ठंडा करने के लिए जिसे हम बोलते हैं फ्रियान। क्या बोलते हैं, फ्रियान। ये कैसी गैस है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन युक्त गैस है। इसे को हम क्या बोलते हैं, मेफ्रॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आप याद रखिए मेफ्रॉन ब्रांड। ये मेफ्रॉन ब्रांड किसका होता है, तो ये फ्रियान गैस का होता है। और AC जो है इसमें भी कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और टर्म आता है एरोसॉल। देखिए एरोसॉल का जो धुआं होता है, जो जेट आपके जो रॉकेट उड़ते हैं उनसे गैस निकलती है जिसको बोलते हैं एरोसॉल, और इसमें भी कंटेंट मिला होता है CFC। तो ये धुआं जो PGA रॉकेट छोड़ता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और ये हानि पहुंचाता है किसको, हमारे ओजोन मंडल को। आपका CFC यानी जो फ्रिज से निकला हुआ फ्रियान है उसका एक क्लोरीन का अणु 1 साल के अंदर वायुमंडल के जो ओजोन की परत है तो ओजोन के अणुओं को 1 लाख अणुओं को तोड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लोरीन का एक अणु साल भर में ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ता है। तो आपकी ओजोन की परत लगातार धीरे धीरे कैसी होती जा रही है, ये होती जा रही है पतली। क्यों, कारण है हम लोग अपने घरों में AC का प्रयोग करते हैं, फ्रिज का प्रयोग करते हैं। आप जानते हो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली अमोनिया गैस भी, और आपका शायद आपका जैसे
CFC 11, CFC 12 ये कंपोनेंट हैं जो ओजोन को लगातार क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। आप जानते हो ओजोन होल को सर्वप्रथम कहां देखा गया था, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखा। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है, ओजोन होल कहां देखा गया, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर। कहां देखा गया, अंटार्कटिका महाद्वीप पर सर्वप्रथम देखा गया था, और अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो यहाँ पर क्या था कि ओजोन काफी पतली परत देखी गई, और सबसे बड़ा खतरा क्या है, हमारी पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी तक आना। और सबसे खास बात यह कि ओजोन की अगर परत पतली हो जाएगी तो हमारा सुरक्षा कवच टूट जाएगा, और कैंसर और जैसे घातक रोग किसके द्वारा होंगे, तो ये हमें याद रखना है। CFC के कारण जो ओजोन परत कम हो रही है, अगर पराबैंगनी किरणें धरती पर आ रही हैं तो कैंसर हो गया, आंखों का कॉन्ट्रैक्ट रोग, एक मतलब आंखों से रिलेटेड रोग, और पौधों में प्रकाश संश्लेषण संबंधित क्रियाएं, और मनुष्य या जंतुओं के DNA को डिफेक्ट डालेगा कौन, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगी। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज 3 प्रकार की होती है, मुख्यतः आपको याद रखना है, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B और अल्ट्रावायलेट C। आप जानते हो सबसे हानिकारक सूर्य से आने वाली किरण होती है अल्ट्रावायलेट C। दोस्तों कई बार प्रश्न बना है कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं, अल्ट्रावायलेट C। तो अल्ट्रावायलेट C हमारी क्या पृथ्वी पर आती हैं, क्या समताप मंडल में घुस पाती हैं, तो आंसर होगा ये किरण परावर्तित होकर मतलब आपके आकाश में या कह सकते हैं बहिर्मंडल में चली जाती हैं। कहाँ जाती हैं, बहिर्मंडल में चली जाती हैं, तो ये C नहीं आ पाती। लेकिन हमारी पृथ्वी पर कौन सी किरण आती है, तो आपको याद रखना है अल्ट्रावायलेट V आपको हानि पहुंचाती है। तो ओजोन परत का मामला समझ रहे हो, इसके लिए 16 सितंबर को, जो 16 सितंबर है आपका ओजोन डे मनाया जाता है, ओजोन दिवस। आपसे एग्जाम में पूछेगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए ये हमारा मनाया जाता है कब, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक ओजोन परत को जो मतलब कह सकते हैं ओजोन परत को जो हानि पहुंचा रहा है, इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था भारत में, आप जानते हो। उस प्रोटोकॉल में मतलब वो सम्मेलन जो था, एक तो आपका महत्वपूर्ण है वियना सम्मेलन कब हुआ, ये ओजोन से रिलेटेड है समस्या, तो आपको याद रखना है वियना सम्मेलन कब हुआ, ये हमारा हुआ था वियना सम्मेलन हुआ था 1900 कब हुआ था, तो 1985 में। कब हुआ था, 1985 में हुआ था, याद रखना। कई बार एग्जाम का ये प्रश्न बना है, आपको याद रखना है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट आप जो बात करते हैं अगले 3rd लेयर की, ये हमारा मध्यमंडल है, और मध्यमंडल की खास बात जिसे हम मीजोस्फीयर बोलते हैं, या इसी को कहा जाता है थर्मोस्फीयर। दोस्तों याद रखना, इसी का दूसरा नाम क्या है, थर्मोस्फीयर है, यानी वायुमंडल की चौथी परत है, ये तीसरी परत है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, थर्मोस्फीयर के नाम से। और लगभग यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है हमारा, वो क्या होता है, वो हमारा लगभग -100 डिग्री यहाँ पर होता है। और मध्यमंडल में सबसे खास बात है यहाँ पर जो उल्का पिंड, सबसे खास बात याद रखना, उल्का पिंड जो है हमारे, वो आकर इस मंडल में आकर क्या होता है, उल्का पिंड हमारे टूट कर बिखर जाते हैं, और जलते हुए उल्का पिंड, मेटेओराइट जिन्हें हम लोग बोलते हैं, तो उल्कास्म भी कहते हैं, मेटायर या उल्कास्म या मेटायर, बात समझ रहे हो, मेटालॉइड। तो ये उल्का पिंड क्या होते हैं, ये उल्का पिंड आप जानते हो जो मंगल और बृहस्पति के मध्य एक बेल्ट जो पाई जाती है, जिसे हम लोग उल्का पिंड कह सकते हैं, वो एक क्षुद्र ग्रह जिन्हें बोलते हैं ना। तो क्षुद्र ग्रह टूटकर जब पृथ्वी के किस मंडल में प्रवेश करते हैं, मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ जलकर राख हो जाते हैं। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है कि जो मध्य मंडल है, कहने का मीन्स दोस्तों, उसमें उल्का पिंड आकर जल जाते हैं, और हमारी पृथ्वी को ये डायरेक्ट मतलब पृथ्वी पर गिरते तो हैं, लेकिन छोटे होकर गिरते हैं, जिससे वायुमंडल के थर्मोस्फीयर में बहुत नुकसान नहीं देखा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारी जो मध्यमंडल है, ये हमारी तीसरी परत है, ठीक। और देखो इसके ऊपर एक पतली सी परत और होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मीजोपाश। याद रखना, जो मध्यमंडल है उसमें एक होता है, एक परत होती है जिसको बोलते हैं मीजोपाश, यानी समताप सीमा। क्या बोलेंगे, समताप सीमा। ऐसे ही इसमें समताप सीमा मध्य सीमा, और ऐसे ही स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, देखिए दोस्तों, तो इसे बोलते हैं आपका स्ट्रेटोपास। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपास, ठीक। तो इसे बोलते हैं समताप सीमा। तो इस तरह से जो आपका क्षोभ मंडल है, इसमें भी ये पाई जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल में क्या घटनाएं होती हैं, ये आपको याद रखनी है। तो आयन मंडल वायुमंडल का बहुत ही मेन पार्ट है, जहां पर आपकी मुख्यतः क्या है, यहाँ पे रेडियो तरंगे देखी जाती हैं। कौन सी तरंगे, रेडियो तरंगे। कहां पर आपको दिखेंगी,
तो ये हमारी दिखेंगी मुख्यतः आयन मंडल में। रेडियो तरंगे हो गई, ये आपकी कहाँ दिखेंगी, तो आपको याद रखना है दोस्तों आयन मंडल में। आप जानते हो सूर्य से आने वाली कॉस्मिक रे हो गई, आपकी मोस्टली क्या हो गई, एक्स रेज हो गई, और आपकी लाइट रेज हो गई, और कह सकते प्रकाश तरंगे हैं, तो कई प्रकार की गामा किरणें हुई हुई। तो ये मुख्यतः आपके किस मंडल से, आयन मंडल में। तो यहाँ मुख्यतः रेडियो तरंगे जैसे रेडियो स्टेशन वगैरह हैं, उनके उनके क्या होते हैं, सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। मुख्य यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किस मंडल में सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। याद रखना दोस्तों, सैटेलाइट किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो सैटेलाइट हमारी अगर बात करें तो ये हमारे किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं, आयन मंडल में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए बनता है, आपको याद रखना है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं आपका ये बहिर्मंडल, अगर इसकी बात करें तो ये 80 से 60 से 85 किलोमीटर का क्षेत्र हमारा क्या है, ये हमारा है मध्यमंडल का। और 85 से 640 किलोमीटर तक का क्षेत्र आपका क्या है, तो ये आयन मंडल का है। और यहाँ से आपका 10,000 किलोमीटर तक का क्षेत्र कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा होता है बहिर्मंडल। और यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती हैं हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें। हाइड्रोजन हीलियम गैसें कहाँ पाई जाती हैं, याद रखना किस मंडल में पाई जाती हैं, तो ये हमारा महत्वपूर्ण मंडल है। ये कौन सा, ये आपका है बहिर्मंडल। आप जानते हो सूर्य में जो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, वहां पर भी क्या हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और हीलियम हाइड्रोजन में। तो नाभिकीय संलयन अपक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य लगातार मतलब अपनी ऊर्जा दे रहा है हम लोगों को, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद क्या रखना है, मौसम संबंधित क्रियाएं किस मंडल में होती हैं, तो याद रखना है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को ही क्या बोलते हैं, संवहन मंडल बोलते हैं। और सबसे बात इसी को कहा जाता है परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो मौसम संबंधित क्रियाएं कौन है, बादल हो गया, वर्षा का बनना, आंधी का आना, ठीक, तूफान का आना, ओले और कोहरे, ये मौसम संबंधित क्रियाएं, बिजली का करना, ठीक। और साथ ही क्या है कि हमारे वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें हैं, तो याद रखना ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21% है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78.084% है। CO2 कितना है आपका, N2 सर्वाधिक पाई जाती है 78 या 79% कह सकते हैं। CO2 हमारा पाया जाता है 0.03%, ये याद रखना है। फिर हमारा सबसे महत्वपूर्ण मंडल शुरू होता है कौन सा, ओजोन मंडल, जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल या इसी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। और आप जानते हो ओजोन गैस का सबसे ज्यादा सघन आवरण किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। 20 से 35 किलोमीटर तक का क्षेत्र हमारा कैसा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो ये हमारा सघन मंडल है ओजोन का। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। और आप जानते हो वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1985 में, जो ओजोन परत से संबंधित कह सकते हैं ओजोन गैस को लेकर था। और आप जानते हो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैसें कौन सी है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर कौन सी गैस है, CFC है। बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए बनते हैं। और ओजोन परत को हम क्या बोलते हैं, ओजोन शील्ड, जो हमें किस प्रकार की किरणों से बचाती है, तो याद रखना परावैंगनी किरणों से हमको कौन सी मतलब कौन सी परत बचाती है, तो समताप मंडल, और जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, तो आप जानते हो 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर का क्षेत्र है, जो लगभग आपका 50 किलोमीटर का एरिया ओजोन की सघन आवरण से ढका हुआ है, ये महत्वपूर्ण बात है। आप एक और सम्मेलन याद रखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना दोस्तों, ये कब हुआ था, ये ओजोन संरक्षण से लेकर है। ये सम्मेलन हमारा बुलाया गया था 1987 में, याद रखना, ठीक। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक। और ये ओजोन परत संरक्षण से लेकर है, और ओजोन गैस को मतलब सही ढंग से नियंत्रित करने की बात यहाँ पर की गई, क्योंकि यहाँ पर CFC पर रोक लगाने की बात हुई थी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, ये याद रखना। कई बार एग्जाम की पर्यावरण आपके एनवायरमेंट साइंस में क्वेश्चन पूछा गया, कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कनाडा में हुआ था, आपको याद रखना है। ओजोन की इकाई क्या है, तो ये भी याद रखना, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो ओजोन की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं क्या दोस्तों, तो डॉप्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉप्सन बोलते हैं, याद रखना। ये किसकी, ओजोन परत की, ओजोन को मापने की इकाई है जिसे बोलते हैं डॉप्सन, ये भी याद रखना, कई बार एग्जाम के लिए प्रश्न बना है। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1985 में।
आपके मध्य मंडल का टेम्परेचर घटता है कितना, -100 डिग्री, और यहाँ पर बहुत सारे उल्कापिंड आकर जलकर राख हो जाते हैं। ठीक, आपको एक और प्रश्न समताप मंडल से पूछा जाता है, क्या जेट विमान जो उड़ते हैं किस मंडल में उड़ते हैं? तो याद रखिए जेट विमान हमारे ओजोन परत के समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संवहनीय हवाएं होती हैं, कह सकते हैं, वो बहुत तेज चलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ये आपके क्या है, जैसे हेलीकॉप्टर हैं, ये कहाँ उड़ेंगे? तो क्षोभ मंडल में। ये भी याद रखना, हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ते हैं? तो हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं, ये हमारे कहाँ उड़ते हैं? तो याद रखना, ये हमारा क्षोभ मंडल में। जबकि जेट प्लेन है, जितने आपके जेट प्लेन, ये ज्यादातर ऊंचाई पर उड़ते हैं, और ये जेट प्लेन हमारा कौन सा क्षेत्र कवर करते हैं? तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। रेडियो तरंगों की बात करें तो ये किस मंडल में आपको देखने को मिलेंगी? तो आयन मंडल में देखने को मिलेंगी। और बहिर्मंडल की बात करें तो यहाँ मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहीं पर क्या है, हमारे क्या है, बहुत सारे जो कह सकते हैं अंतरिक्षयान वगैरह हैं, ये आपके इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। आपका कौन सा? बहिर्मंडल। सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट जो आपके हैं वो स्थापित कहाँ किए जाते हैं? तो ये लगभग आपके बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। थोड़ा यहाँ से आपको नहीं, मतलब इस आयन मंडल से ऊपर अगर आप देखेंगे आयन मंडल का क्षेत्र और बहिर्मंडल में, तो यहाँ पर मोस्टली आपको सैटेलाइट देखने को मिलेंगे। और ये खास आपके लिए आपको याद रखना है। बहिर्मंडल को हम क्या? एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं? आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल में ये विभाजित है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आपका दोस्त वीके आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आने वाले जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, और उनको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम हल करवाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपके लिए हम एपीटेट का महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने जरूर लाएंगे, और आपका 100 ऑफ 100 मार्क्स कह सकते हैं, जो भी आपकी 30 में 30 जो क्वेश्चन बनते हैं, और मेरा जो जहां तक उम्मीद है, हम जितना भी पढ़ाते हैं, आपका 30 में 30 क्वेश्चन फंसा के आपका 100% आपके क्वेश्चंस को करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।